चलिए इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1 है 4 घंटियाँ 5, 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है तो वे कितने बजे दोबारा एक साथ बजेंगी। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करते हैं, जो घंटी दिया हुआ है उसका जो अंतराल है, ठीक है, मतलब घंटियों का जो अंतराल है उसका हम कम से कम समय निकालेंगे जिसमें चारों घंटे एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो वह कम से कम समय क्या होगा, इन चारों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक। तो यहाँ पर घंटियों का जो अंतराल है वह किस में है बताओ, मिनट में है, ठीक। तो अंतराल मिनट में है तो इसका एलसीएम भी क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा, ठीक। और मिनट यदि 60 मिनट से बड़ा आया तो उसको घंटा में बदलोगे और उसी घंटे को ये जो सुबह की समय वाली समय है उसके साथ जोड़ दोगे तो हमें पता चल जाएंगे कि कितने बजे दोबारा एक साथ बजेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5, 10, 15 और 20 का निकालना पड़ेगा पहले एलसीएम, ठीक है। 5, 10, 15 और 20 का निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। एक बार संख्या मैच कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ओके। तो ऐसा नंबर रखो जो इन चार संख्याओं को डिवाइड कर सके या इनमें से अधिक से अधिक संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो 5 ले लेते हैं, 5 से 5 1 टाइम में, 2 टाइम में, 3 टाइम में, 4 टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 से 2 1 टाइम में, 3 डिवाइड नहीं है और 4 2 टाइम में, ठीक। अब 3 और 2 अपने ही नंबर से डिवाइड है तो आगे इसका गुणनखंड बना लेते हैं, 5 × 2 × 3 × 2, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। तो 60 का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट हुआ। 60 का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट, पहले बताया था क्वेश्चन में समझाते हुए, ठीक है। तो 60 मिनट का बनता है 1 घंटा, ठीक। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल गया, 1 घंटा, ओके। और पूछा है कि दोबारा कितने बजे एक साथ चारों घंटियाँ बजेगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले कितने बजे एक साथ बजे थे चारों घंटियाँ, 9 बजे। तो 9 में ये 1 को हम जोड़ देंगे, कितना बजेगा बताओ, 10 बजेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए प्रातः का 10 बजे, कभी कभी ये रात का भी 10 बजे हो सकता है, ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर प्रातः है ना, प्रातः का 9 बजा है तो 1 घंटे बाद प्रातः का ही 10 बजेगा। कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है रात 10 बजे आ जाए और जल्दबाजी में आप टिक लगा दो, तो एक बार टिक लगाने से पहले अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर है, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। बड़े से बड़े टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो तीनों विमाओं को पूर्णतया माप सके। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पर एक शब्द दिया है बड़े से बड़े टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़े से बड़े शब्द जब आता है तो ऐसी अवस्था में जो दी हुई संख्याएं हैं उनका महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमा दे रखा है ना। तो एक ऐसे बड़े से बड़े टेप आपको चाहिए जो इनकी तीनों विमाओं को नाप सके। तो बड़े से बड़े टेप की लंबाई क्या होगा, तो ये तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ही
वह बड़ी से बड़ी टेप की लंबाई होगी जो इन तीनों विमाओं को माप सकेगा। तो याद रखो इस प्रकार के क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ऑप्शन को देखो, ऑप्शन पूछा गया है मीटर में और यहाँ पर भी संख्या दे रखा है मीटर में, लेकिन यह जो संख्या है दशमलव में है। किस में है? दशमलव में। तो क्या करो, ये दशमलव में है ना, तो ये मीटर को क्या करो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या इसको यहाँ से बगैर ये दशमलव के इसके आंसर निकालो तो भी बन सकता है। दशमलव वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं ये पहले सिखाया गया था। आपको क्या करना है, यहाँ पर है 8.25 और एक संख्या है 6.75 और एक संख्या है 4.50। ठीक है, इनका क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक, तो दशमलव वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? ठीक है, नीचे में फ्रैक्शन बनाओगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे और 2 अंक है तो 1 लिखकर 2 जीरो रख देंगे। ठीक, आ गया समझ में? तो वैसे ही सभी में करेंगे। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 लिखकर 2 जीरो। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाकर 1 लिखकर 2 जीरो रखेंगे। ठीक है, अब इन संख्याओं का क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। तो दशमलव संख्या का जब महत्तम समापवर्तक पूछेंगे तो उसको भिन्न संख्या में पहले बदलना पड़ता है। तो अब दशमलव का महत्तम समापवर्तक की जगह भिन्नों का निकालना पड़ेगा महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो भिन्न संख्या का जब महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो ऊपर का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और नीचे का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो भिन्नों में लघुत्तम पूछा जाएगा तो ऊपर का लघुत्तम और नीचे का महत्तम, जो पूछा जाएगा वही वैल्यू ऊपर का निकालना है। ठीक है, तो नीचे में कितने आ जाएंगे? एलसीएम निकालेंगे तो 100 का तो 100 ही आएगा, है कि नहीं? ठीक है, और बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन तीनों संख्या को डिवाइड करे वह इसका क्या कहलाएगा? महत्तम समापवर्तक। क्या कहलाएगा? महत्तम समापवर्तक। तो इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना निकला? 75। कितना निकला? 75 मीटर। कितना निकला? 75 मीटर। ओके, तो देखो यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मीटर को क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 सेंटीमीटर। ठीक है, और वापस यहाँ पर 100 से हम भाग कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 75 मीटर। ठीक, या फिर इसको हमें ऐसे करना था पहले से। देखो ये क्या है? मीटर में है, ये किस में है? मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 825 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। 100 नीचे आ जाएगा और ये 675 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 20 पीछे आ जाएगा, नीचे में 100। ठीक है, और यहाँ पर 450 लिखेंगे और 2 जीरो पीछे रख देंगे और नीचे में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, अब क्या करो, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आ जाएगा। ठीक है, और पिछले बार 825, 675 और 450 का हमने महत्तम समापवर्तक निकाला था, क्या था? 75 निकला था। तो ये 75 मीटर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170 अथवा 155 को भाग करने पर प्रत्येक
में 5 शेष बचे। ये वाला क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया है ना, लेकिन इसका ऑप्शन सभी में मीटर दिया है। ये ना सेंटीमीटर में ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, इसमें सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन भी गलत रहता है, तो यहाँ पर मीटर भले दिया है, लेकिन हमने यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर, सेंटीमीटर में। और मीटर में यदि चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.75 मीटर, ठीक है, यही आंसर ठीक रहेगा। तो 75 को सेंटीमीटर में आना पड़ेगा और मीटर में 0.75 मीटर होगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न अब नहीं है, ऑप्शन गलत होगा यहाँ से। चलो अब ये 3 वाला क्वेश्चन है ना जो बना रहे थे, ध्यान दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170 अथवा 155 को भाग करने पर प्रत्येक में 5 शेष बचे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये 4 ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन से यदि हम इसमें डिवाइड करते हैं, 140 में, 170 में और 155 में, ठीक, तो कितना बचेगा बोल रहा है, 5 शेष बचेगा। अब शेष कब बचता है, जब कोई भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं ना, तो इसके गुणज के बराबर में वह संख्या नहीं होता है, इसके गुणज से वो जितना अधिक होता है, ठीक है। जैसे ये 12 है, तो 12 में यदि मैं 13 में यदि मैं 12 से क्या करता हूँ, भाग करता हूँ, तो 12 का पहाड़ा मैं एक बार पढ़ लूँगा पूरा, है कि नहीं। और यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ ये भी क्वेश्चंस है, ठीक है। मतलब कि 12 से जब 13 में हमने भाग किया तो 1 बच गया। क्यों 1 बच गया, क्योंकि 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 12 आता है ना। उसके बाद क्या आता है, 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 24, लेकिन 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ा गया है और उसके गुणज 12 का जो एक गुणज है उससे एक अधिक अंक यहाँ पर लिया गया था। तो वैसे ही यहाँ पर कितना अधिक अंक लिया जा रहा है, देखो हम यदि कोई भी इनमें से संख्या से डिवाइड करते हैं तो 5 बच जाएगा बोल रहा है। कितना बच जाएगा बोला है, 5 बच जाएगा बोला है। तो इसमें से 5 हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इसमें से 5 निकाल देंगे, इसमें से भी 5 निकाल देंगे और इसमें से भी 5 निकाल देंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो फिर उन्हीं तीनों का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो 140 में 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 135, और इसमें माइनस करेंगे तो 165, और इसमें माइनस करेंगे तो 150, ठीक। और इन तीनों संख्याओं का निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तो हमें मिलेगी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो तीनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा नंबर हो जाएगा, 15। कौन सा नंबर हो जाएगा, 15। तो इसका आंसर अर्थात महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 4, 6 संख्याओं 38, 72, 53, 68, x और 87 में x अज्ञात है। इन संख्याओं का औसत 60 है, तो x का वैल्यू कितना होगा बताना है। यह क्वेश्चन औसत से लिया गया है। औसत में हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है ऊपर में संख्याओं का योगफल और नीचे में होता है कुल संख्या, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन इसी से ही बनता है। औसत यहाँ लिख सकते हो या बराबर करके औसत को इस बार भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, ऊपर में क्या लिखते हैं, संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो इसमें एक संख्या जो है x है, मतलब यह संख्या भी पता नहीं है, ठीक। तो बाकी जो संख्या दे रखा है उसको जोड़ देंगे और x को यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बाकी संख्या को यहाँ पर जोड़ कर लिख देंगे और x को अभी छोड़ देंगे, ठीक है।
और नीचे में लिखते हैं कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है गिनो, 1 2 3 4 5 6। एक्स को यहाँ पर गिनना है, ये भी एक संख्या है। अभी वो कौन सा संख्या होगा पता करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर फिर से एक्स को मत गिनना, ठीक है। तो कुल कितने संख्या हुए, 6। 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल संख्या हुए 6। अब ये जो 6 संख्या है उसका औसत बता दिया है 60 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60। क्या लिखेंगे, 60, ठीक। यदि कुल संख्या पता है और उसका औसत पता है ना, तो ये जितना संख्या दे रखा है उसको आप वापस जोड़ने पर कितना आएगा यह भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुल संख्याओं का योगफल पता करने के लिए कुल संख्या गुणा औसत होता है, ठीक। तो 6 का पारा 6 बार पढ़ो, 36, कितना आ जाएगा 36, और ये 0 को पीछे, मतलब जोड़ने पर तो कुल इतना होगा, ठीक है। पूरे 6 संख्याओं को जोड़ने पर इतना हो जाएगा। लेकिन ये 6 संख्या में से एक संख्या का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर जो 5 संख्या दे रखा है उसको आप जोड़ो और वापस इसी में घटा दो, तो ये जो x है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इन 5 संख्याओं को जोड़ने पर योगफल आया 318, ठीक है। तो 360 माइनस 318 करने पर कितना बचा, 42। तो 42 आंसर, अर्थात यहाँ पर ये जो x है उसका वैल्यू क्या है, 42 है, ठीक। तो अब यदि इन पूरे 6 संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और इनमें से जो भी संख्या का मान नहीं दे रखा था, है ना, तो इसको छोड़कर बाकी 5 संख्याओं को जोड़ दो और 6 संख्या के योगफल में घटा दो, ठीक है। ये 6 संख्याओं का योगफल है और ये 5 संख्याओं का योगफल है। तो 6 संख्या के योगफल में 5 संख्या के योगफल को माइनस कर दोगे तो जो अज्ञात संख्या x है उसका वैल्यू मिल जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 5, 20 परिणामों का औसत 18 है। प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। औसत का हर क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। ऊपर में क्या बताते हैं, योगफल को, और नीचे में क्या बताते हैं, कुल संख्या को, ठीक है। तो जब कुल संख्या से योगफल में भाग करते हैं तो हमें मिलता है औसत। क्या मिलता है, औसत। तो अब इस क्वेश्चन में कौन कौन सी जगह पर रहेगा पता करना है। देखो इसे क्या बोला है, 20 परिणामों का औसत 18 है। तो औसत बराबर कितना आया, 18। तो औसत को हटाओ, उसके जगह लिखो 18। तो ये 20 परिणाम क्या कहलाएंगे, कुल संख्या। क्या कहलाएंगे, कुल संख्या, ठीक। तो जब कुल संख्या 20 है उसका औसत 18 है, तो 20 संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, और 1 0 पीछे, ठीक। तो कुल संख्याओं का योगफल कितना निकला, 360। कितना निकला, 360। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूरे 20 परिणामों, ठीक है, प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। प्रत्येक परिणामों में से, ठीक है। तो परिणामों का योगफल कितना निकला है, 360। तो ये 360 में 3 3 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये 360 में 3 3 को कितने बार घटाओगे, जितना बार परिणाम होगा। कितने बार परिणाम है, 20 बार है। तो ये है ना, 360 वस्तुओं में ये -3 को 20 बार आपको क्या करना है, घटाना है। तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर 360 लिखो और ये कितना हो जाएगा, 60, ठीक। तो 360 में 60 माइनस करो, कितना आया, 300। कितना आया, 300, ठीक है।
तो अभी ये 300 इसका आंसर नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नया औसत क्या होगा, क्या पूछा है, नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 वस्तुओं के योगफल में हमने 3 घटाया 20 बार, तो उसमें 60 घट गया, कितना घट गया 60। तो नया संख्या कितना, नया संख्या का योगफल कितना बन गया 300 बन गया है ना। तो इसका क्या निकालेंगे अब, औसत। कुल वस्तुओं की संख्या या कुल परिणामों की संख्या कितना है बताओ, 20 है। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या कितना है 20। देखो प्रत्येक परिणाम 20 परिणामों मतलब कुल कितने संख्या है 20, 20। तो 20 से इसमें क्या करोगे डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 के टेबल में 30 आएगा 15 टाइम में, तो 15 होंगे आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योगफल 85 है 85, तो चौथी संख्या कौन सी है बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन ने बोला है 4 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक, तो यहाँ से हम पता करेंगे 4 संख्याओं का योगफल कितना होगा। कुल संख्या कितना है 4, उसमें बोला है 4 संख्याओं का औसत कितना है बोला है 30। 4 संख्याओं का औसत कितना है बोला है 30, तो 4 संख्याओं का यहाँ पर योगफल निकाल लो, तो 4 से कितना हो जाएगा 12 और 0 पीछे, तो 4 संख्याओं का योगफल कितना निकल गया 120। ठीक, अब वापस क्या बोला है, यदि पहली 3 संख्याओं का योगफल 85 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 संख्याओं का औसत कितना है बोला है 85 है बोला है, तो अब यहाँ पर 3 संख्याओं का निकालेंगे योगफल। 3 संख्याओं का क्या निकालेंगे योगफल, तो 3 5 जा 15 कैरी 1 और 3 8 जा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान दो, चौथी संख्या क्या है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है चौथी संख्या क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 120 क्या है 4 संख्याओं का योगफल है और 255 क्या है 3 संख्याओं का योगफल है। ओके, तो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, इसको मैंने औसत बता दिया, ये क्या था यहाँ पर योगफल बताया है। ठीक है, तो योगफल बताया है, तो अब ऐसे इसका योगफल निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा, 4 संख्याओं का योगफल पहले से दे रखा है 120 और यहाँ पर 3 संख्याओं का योगफल पहले से दे रखा है। ठीक, तो 3 संख्याओं के योगफल को इसी में घटा देंगे तो चौथी संख्या मिल जाएगा। तो 10 - 5 करेंगे 5, ये बन जाएगा 11, 11 में 8 माइनस कीजिए 3 सॉरी 5 कितना आ जाएगा, हाँ 3 तो हो रहा है 35, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए निम्न प्रश्न को सरल कीजिए। ठीक है, तो बोर्डमास के नियम के अनुसार हम पहले ही जानते हैं कि कब क्या करते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोष्ठक के अंदर वाली संख्या को पहले सॉल्व करेंगे और इस कोष्ठक के अंदर में जो मिश्र भिन्न है उसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 का टेबल 1 टाइम, 4 का टेबल 1 टाइम 4, अब 4 में 3 प्लस करो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, तो 7 डिवाइड 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार नीचे में मुझे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ 4 1 जब 4 और 3 7, 7/4 और डिवाइड 7 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड के चिन्ह होने पर 4 ऊपर चला जाएगा तो 7 नीचे। ठीक, और डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक, तो मल्टीप्लाई की प्रक्रिया में नीचे वाली नंबर ये ऊपर वाली नंबर क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा 4, क्या बचा 4। ठीक है,
बाकी ये मिश्र भिन्न में है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 का टेबल 15 टाइम 30 में 1 ऐड करो 31/2 माइनस, ठीक है, 12/5 इंटू 5/8 और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, कितना बचा है 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब किसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे। तो नीचे के 5 से ऊपर का 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 31/2 माइनस 12/8 प्लस 4, इसका लोवेस्ट फॉर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, ठीक है। ओके, तो ये बड़ा ब्रैकेट लेते हैं और मल्टीप्लाई क्या बचा है 2, ठीक। अब ये बड़ा कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। 31/2 माइनस, देखो 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ो 8 हो जाएगा और 8 में 3 को ऐड करो। देखो ऐसे कैसे बनाते हैं ना, 2 का टेबल 4 टाइम 8 और ये 3 को इसमें प्लस कर दो, कितना आया 11। तो 11/2 ठीक, और मल्टीप्लाई क्या बच गया 2। देखो यहाँ से कोष्टक हट जाएगा क्योंकि कोष्टक को भी मैंने सॉल्व किया ना, 11/2 आया, कोष्टक हट जाएगा। तो कोष्टक हटेगा तो इस पार मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब माइनस और मल्टीप्लाई में किसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई को, किसको पहले सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई। तो 31/2 माइनस 11 इंटू 2/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 31/2 माइनस कितना बचा 11। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 11 से हो जाएगा, नीचे वाली नंबर नीचे ही रहेगा, है ना। 2 का टेबल 11 टाइम कितना आ जाएगा 22, तो 22 लिखो, लेकिन बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस करना है, ठीक। अब 31 में 22 माइनस करो, कितना बचा 9/2, ठीक आंसर। यदि मिश्र भिन्न में पूछा जाता तो 2 से इसमें और डिवाइड करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। 175 के का के, ठीक है, के है का है की है, उसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 और परसेंट का क्या हो जाएगा बाई 100, ठीक। फिर का यहाँ पर मल्टीप्लाई 5%, तो 5 लिखो और परसेंट का फिर नीचे में मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो 10 के टेबल से 100 डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम में, ठीक। और 5 के टेबल से ये 100 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में 20 टाइम में, ओके। तो ऊपर में बच गया 175 और नीचे में 10 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। तो 200 से अब उसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 175 डिवाइड 200, ठीक है। तो यहाँ पर 0 टाइम पढ़ेंगे 175 और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर एक 0, ठीक है। तो 200 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं 8 टाइम। 8 टाइम में कितना हो जाएगा 1600, ओके। माइनस कीजिए 0 5 1, ठीक। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम पढ़ सकते हैं 7 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे 7, माइनस कीजिए कितना बचा 100, कितना बचा 100। फिर एक 0 लगाएंगे, अब कितने बार में डिवाइड हो जाएगा ये 5 टाइम में। तो यहाँ लिख देंगे 5, 0.875। क्वेश्चन नंबर 9, 500 के 30% का 2/4 का 56/25 कितना होगा बताना है, ठीक है।
तो सबसे पहले 500 का निकालोगे 30%, 500 का 30%, ठीक है। तो 100 के टेबल में 500, 5 टाइम में 5 3 जा 15, 150 निकला। कितना निकला? 150। अब क्या बोला है? 150 का 2/4% बोला है। तो यहाँ पर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2/4, ठीक। और फिर इसका कितना निकालना है? 56/25। तो का यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर 56 बाई कितना है? 25 है, ठीक। अब सॉल्व करते हैं। 25 इसको डिवाइड कर देगा और 4 इसे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 25 इसे कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है? 6 टाइम में, ठीक है। और 4 56 को डिवाइड करेगा कितने टाइम में? 14 टाइम में, ठीक है। तो ऊपर में 6 × 2 × 14 है, ठीक है। तो 14 2 जा 28। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, ठीक है। तो 6 8 जे कितना हो जाएगा? 48, कैरी 4 और 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, 168 आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक फल विक्रेता 40 रुपया प्रति दर्जन अथवा एक केला 5 रुपये के भाव से बेचता है। इनके कहने का क्या मतलब है कि यदि कोई आदमी एक दर्जन केला लेता है तो उससे 40 रुपये के भाव से बेचता है, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति सिर्फ एक केला लेता है तो उससे 5 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि 99 केले खरीदे जाते हैं तो कितनी राशि देनी होगी? खरीदने वाले को कितनी राशि देनी होगी बताना है, या बेचने वाले उससे कितना रुपया लेगा बताना है। देखो, यदि एक दर्जन केला खरीदता है तो कितना रुपया देगा बताओ? 40 रुपया। कितना? 40 रुपया। तो यहाँ क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर कितने केले हो रहे हैं? 99, ठीक है। कितने केले हो रहे हैं? 99 केले। तो 99 केले में कितना दर्जन केला इसमें से निकल जाएगा? मतलब इसमें से कितने दर्जन केले बनेंगे और कितने अतिरिक्त बचेंगे वह पता करना है। हाँ बताओ सर। 8 दर्जन केला बनेगा। हाँ। और 3 केला एक्स्ट्रा बनेगा। हाँ, ठीक है। तो यदि आपको पता नहीं चल रहा है तो हमें तो पता है ना कि 12 वस्तु का एक दर्जन होता है। तो 12 से इसमें क्या करोगे? डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 12 अट्ठे कितना होता है? 96। 12 अट्ठे कितना होता है? 96। और कितना बच गया? 3। तो 8 जो आया है ये क्या हो गया? दर्जन। ये कितना हो गया? दर्जन। और ये 3 जो आया है ये शेष है ना? ये क्या है? शेष। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक दर्जन जो केला खरीदेगा उससे 40 रुपये लेगा। तो 8 दर्जन खरीदा, उस आधार पर यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8 चौक 32, 320 रुपया। 8 दर्जन केले का मूल्य कितना हो गया? 320 रुपया। और एक केला खरीदता है तो उससे 5 रुपया लेता है। तो यहाँ पर ये 3 केले हैं तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 15, ठीक है। अब 320 और ये 15 को ऐड करो, कितना बना आंसर? हाँ, 335 आंसर। सही है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक दुकानदार बाल पेन 12 रुपये का अथवा 50 रुपये में 5 का पैकेट के भाव से बेचता है। यदि कोई व्यक्ति 23 बाल पेन खरीदे तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? देखो यहाँ पर क्या बोला है? एक दुकानदार बाल पेन 12 रुपये का
ठीक, तो ये 12 रुपया कहने का मतलब ये है कि एक पेन खरीदते हो, एक पेन, तो उसका कीमत 12 रुपया होगा। कितना होगा? 12 रुपया। लेकिन वहीं पर यदि आप 5 पेन का जो एक पैकेट बना है, ठीक है, 5 पेन को मिलाकर एक जो पैकेट बनाया है, तो ये 5 पेन वाला एक पैकेट को खरीदते हो तो आपको 50 रुपया देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से यदि आप 23 बाल पेन खरीदते हो तो कितनी राशि देनी पड़ेगी पता करना है। यहाँ पर देखो 5 पेन का पैकेट बन रहा है, तो 23 पेन में से 5 पेन का जो पैकेट बन रहा है ना, तो इसमें से कितने पैकेट निकाले जा सकते हैं वो पहले पता करना पड़ेगा। तो क्या करना है, 23 बाल पेन में से 5 के कितने पैकेट बनेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 चौक हो गया 20, मतलब 4 पैकेट पूरा बन गया और कितना बच गया? 3। तो पैकेट लेने पर कितना रुपया लेगा बताओ? वो पैकेट खरीदोगे तो 50 रुपया, है ना। तो 4 पैकेट खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और चिल्हर यदि कोई पेन खरीदता है, एक पेन, तो उससे कितना रुपया ले रहा है वो? 12 रुपया। तो 12 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 4 पंचे 20 और ये 12 चौबीस 12 तिया 36, तो 236 रुपया आंसर। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 12। सीमा, किरण एवं उषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो सीमा की आयु कितनी होगी? किसकी आयु पूछी गई है? सीमा की आयु पूछी गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 लड़की है, सीमा, किरण और उषा। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये ध्यान देना है, जैसे शुरू में सीमा का नाम है तो यहाँ शुरू में जो अनुपात 2 है यह सीमा के लिए है। दूसरा में किरण का नाम है ना, तो दूसरा अनुपात में जो 3 दे रखा है वह किरण की संख्या है। ठीक, और तीसरा में उषा की नाम है, तो तीसरे जगह पर जो 4 है वह उषा के लिए है। यहाँ तक आगे समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3 और 4 क्या है? इनकी आयु का अनुपात है। तो इनकी आयु कितना है वह हमें पता नहीं। ठीक है, तो इनकी आयु कितनी निकलेगी यह जानने के लिए अभी इसकी आयु को हम मान लेते हैं x, मतलब x की वैल्यू निकलेगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सीमा की आयु पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से किरण की भी आयु को मान लेंगे 3x और उषा की आयु को मान लेंगे 4x। ठीक, अब इसे बनाने के लिए अगला सेंटेंस दिया है, किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना, माइनस करना, है ना। तो किसकी आयु में किसकी आयु को माइनस करोगे बताओ? उषा की आयु में। हाँ, देखो इस यहाँ पर ये बोला है किरण और उषा की आयु, तो किरण को पहले नहीं लिखना है, किरण माइनस उषा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि किरण की आयु कम है, उषा की आयु ज़्यादा है। तो जब हम अंतर निकालते हैं तो जिसकी ज़्यादा आयु है उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उषा की आयु 4x माइनस किरण की आयु 3x, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा बोल रहा है? 5 वर्ष। तो दोनों की आयु का अंतर कितना वर्ष दिया है? 5 वर्ष। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 4x में 3x माइनस करो, क्या आया? x, और यहाँ पर 5, तो x की वैल्यू मिल गया 5। अब यहाँ पर x को हटाओ, उसके जगह लिखो 5, x को हटाओ उसकी जगह लिखो 5, x हटाओ उसकी जगह लिखो 5। किसकी आयु पूछा है? सीमा की, तो 5 × 2 कितना हो गया? 10। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन कभी कभी घुमाकर ऐसे पूछ देंगे, तीनों की आयु का योगफल क्या होगा? तो आसान है ना, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ पर 20।
तो तीनों की आयु को जोड़ देंगे, उसका तीनों की आयु का योगफल मिल जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ क्या था यहाँ पर, x की वैल्यू निकालना। ठीक, तो इस क्वेश्चन के आधार पर सीमा की आयु कितना है, 10 वर्ष। छोटी सी बच्ची है अभी, क्लास 5 जैसा है ना, 10 साल का रहता है क्लास 5 तक में, 10 साल 11 साल ऐसा। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो कोई दो संख्या है, लेकिन वो दो संख्या कौन कौन से हमें पता अभी नहीं है। ठीक है, तो वो दो संख्या कौन कौन से हैं हमें पता नहीं है ना, लेकिन वो दो संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन में जैसे अनुपात दे रखा था, तो उस संख्या को हमने क्या माना था, x मान लिया था, उसके साथ में मल्टीप्लाई x किए थे, है ना। उसी प्रकार से माना कि वो दो संख्याएं क्या है, 4x और 5x है। ठीक, तो ये जब अनुपातों में और कोई संख्या को घटा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, तो ये अनुपात को आपको भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 4 अनुपात को हमने क्या माना है, संख्या के रूप में 4x माना, और अनुपात का मतलब होता है बटा या अपॉन। ठीक, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5x होगा। ठीक है, तो वो दो संख्या क्या है, 4x और 5x है। अब क्या बोला, दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए, तो दो संख्या में मिल गए हैं भिन्न के रूप में। ठीक है, तो दोनों में 5 घटा लिया जाए बोला है, तो 5 इसमें घटा दिए और 5 इसमें घटा दिए। यहाँ तक आगे समझ में। तो दोनों में जब 5 घटाए, ठीक, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर जब इसमें 5 घटा देंगे, तो वो संख्या का जो नया अनुपात होगा क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो अनुपात के जगह से भिन्न बनाना है। इसमें बस इतना ही समझना है, और आगे जो समझोगे वह तो मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब रहेगा। यहाँ तक आ रहा है समझ में। वो दो संख्या को हमने 4x और 5x माना, दोनों में 5 घटा लिया जाता है, तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक, अब आगे बहुत ध्यान से समझो इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, ये 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बराबर का मतलब डिवाइड है। ठीक, तो डिवाइड की प्रक्रिया में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और 4 का इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, ये 4 का मल्टीप्लाई 4x और -5 से करना है, और उसके बाद ये 3 का मल्टीप्लाई 5x -5 से करना है। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम 4 का मल्टीप्लाई 4x से करते हैं, तो 16x मिलेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस, और 4 का टेबल 5 टाइम तो कितना हो गया, 20। यहाँ तक आगे समझ में। अब बीच में बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर लिखो बराबर का चिन्ह। अब 3 का टेबल 5x टाइम तो कितना हुआ, 15x, माइनस का चिन्ह है, माइनस, और 3 का टेबल 5 टाइम, ठीक, 15 हो जाएगा। अब आगे फिर देखो पक्षांतर कैसे करना है। ठीक है, देखो इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है, तो इधर के x को इधर लाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम 16x बराबर के पहले वाले को पहले ही रखे हैं, तो एक x जो बराबर के बाद में है उसे इसके पहले लाएंगे, तो ये प्लस का है, तो यहाँ पर आकर ये माइनस का 15x हो जाएंगे। ठीक, देखो अभी हमने क्या किया, बराबर के राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड लाया। ठीक है, तो एक बार हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे।
ठीक। तो राइट हैंड साइड में जो संख्या है उसको वहीं पर ही रखना है, -15 राइट हैंड साइड में ही रहेगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में -20 है, वो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 20 यहाँ पर क्या बन जाएंगे, प्लस का 20। 16x में 15x से घटाएंगे क्या बचेगा, x। और प्लस के 20 में -15 हम करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। देखो एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो संख्या के अंक घटते हैं। ठीक है, तो 20 में 15 घटा दो कितना बचा, 5। ठीक, यहाँ पर प्लस वाली नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का 15 आएगा। ठीक, x की वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू कितना है बताओ, 5 आया। और हमने दो संख्याओं को क्या माना था, 4x माना था और 5x माना था, है कि नहीं। तो x की वैल्यू निकल गया, ये हो जाएगा 4 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 5। तो 4 × 5 20 और 5 × 5 25। आंसर ये नहीं है, उसने क्या बोला था, वो दो संख्याओं के वर्गों का योगफल बोला था। तो दो संख्या भी मिला है, अभी इसका निकालना पड़ेगा वर्ग, इसका भी निकालना पड़ेगा वर्ग। तो 20 का वर्ग 400 और 25 का वर्ग 625 होता है। इनका क्या बोला है, योगफल, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 625 प्लस 400, ठीक, तो कितना हो गया, 1025 आंसर। चलो ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दोनों संख्याओं में 5 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या का अनुपात दे रखा है तो वो दो संख्याओं को हम क्या मान लेंगे, 4x और 5x मानेंगे। अब दोनों में 5 घटा लिया जाए बोला था, दोनों में 5 घटा दिए, तो 5 घटाने पर नया अनुपात जो बनेगा उसे इसके बराबर के बाद रखेंगे। ठीक, अब इसी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 4x से मल्टीप्लाई 16x हो गया और 4 का -5 से मल्टीप्लाई -20 हो गया। फिर बराबर का बराबर चिन्ह रखोगे। फिर इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई 5x से करोगे 15x हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई -5 से करोगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पक्षांतर करने में ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, देखो एक बार ये जो बराबर का चिन्ह है ना, एक बार यदि बराबर के पहले अर्थात ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है उसको एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाली एक संख्या को लेफ्ट हैंड साइड में रखी हो तो जो x वाली राइट हैंड साइड में है उस नंबर को इस पार लाना है। ठीक है, मतलब एक बार इस तरफ के नंबर को इधर लाएंगे तो एक बार इस तरफ के नंबर को इस पार ले जाते हैं। ठीक है, तो ये 15x को इस पार लाएंगे माइनस का हो जाएगा 15x और ये प्लस 20 को इस पार लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 16x में 15x घटा देंगे तो x बचेगा और -15 + 20 को सॉल्व करेंगे तो 5 बचा, तो 5 आया x की वैल्यू। और संख्या को हमने क्या माना था, 4x और 5x, तो x हटा देंगे, x का वैल्यू 5 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 5 × 4 करेंगे 20 और 5 × 5 करेंगे 25। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, संख्या के वर्गों का योगफल पूछा था। तो 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625 और दोनों का योगफल आया 1025। सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इसी से रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 14, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था। तो राम की
आयु कितने वर्ष है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको समझना। देखो, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 45 वर्ष है। तो 45 वर्ष में राम की भी आयु शामिल है और श्याम की भी आयु शामिल है। ठीक है, ये 45 में राम की भी आयु शामिल है और श्याम की भी आयु शामिल है। अब मुझे बताओ, जैसे राम की आयु मुझे पता करना है तो क्या करना पड़ेगा। हाँ देखो, यदि राम की आयु आपको बताना है ना, तो ये क्या है, दो संख्याओं का योगफल है, राम और श्याम की आयु का योगफल है कि नहीं। तो यदि श्याम की आयु आपको पता है तो श्याम की आयु को इसमें घटा दोगे तो जो बचेगा वह राम की आयु होगा। नहीं आया समझ में? अब बताओ, यदि श्याम की आयु बताना है तो क्या करोगे। यदि श्याम की आयु बताना है तो राम की आयु को दोनों की आयु में घटा दो तो श्याम की आयु मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ। ठीक, जैसे एक आदमी ए है और ये दूसरा बी है। तो एक आदमी की आयु है 10 वर्ष और बी की आयु है 12 वर्ष। तो दोनों की आयु को जोड़ दो, कितना हुआ, 22 वर्ष। कितना हो गया, 22 वर्ष। ठीक, अब यदि बी की आयु पूछा जा रहा है तो ए की आयु जो दे रखा है 10 वर्ष, उसको इसमें माइनस करो तो 12 आएगा कि नहीं। और यदि ये 10 को ही नहीं दे रखा है, सिर्फ ए लिखा है ना, तो ये जो नाम लिखा है उसी को इसमें हम घटा देंगे। अर्थात इसका जब वैल्यू पता चलेगा, ए का मतलब क्या है, ए का वैल्यू क्या होगा वो है। ठीक है, तो ए का वैल्यू पता चलेगा तो इसमें हम माइनस कर देंगे। तो बी की वैल्यू पता चला कि नहीं। हाँ, अब थोड़ा आप लोगों का दिमाग आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, अब इसमें किसकी आयु पूछा है, राम की आयु पूछा जा रहा है। देखो कैसे बनाओगे। माना कि राम की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। ठीक है, 100 वर्ष की ये राम का वर्तमान आयु है, राम का वर्तमान आयु है। अब बताओ, राम का वर्तमान आयु 100 है तो श्याम का आयु क्या होगा। अरे भाई देखो ना, इधर ध्यान दो, यहाँ 45 का मतलब क्या है बताओ, दोनों की आयु का योगफल है कि नहीं। तो ये दोनों की आयु में यदि राम की आयु हमने 100 माना है तो 100 मतलब क्या है, राम। तो राम की आयु को इसमें घटा दूंगा तो किसका आयु मिलेगा बताओ, श्याम का। अब 100 मतलब कोई संख्या है नहीं, अभी पता नहीं है ना। तो जो भी x की वैल्यू आएगा उसको इसमें घटा देंगे तो वो किसका आयु कहलाएगा बताओ, श्याम की आयु कहलाएगी। अब आ रहा समझ यहाँ तक। तो राम की आयु हो गया x और दोनों की आयु के योगफल में यदि राम की आयु को घटा देंगे तो श्याम का आयु हो जाएगा 45 माइनस x। यहाँ तक आगे समझ में। यदि यहीं तक समझ में आया है तभी आगे समझ पाओगे। राम की वर्तमान आयु 100 वर्ष। अब दोनों की आयु में राम की जो हमने आयु माना है उसी को इसमें घटा देंगे तो किसका आयु मिलेगा, श्याम की। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन में। तो राम और श्याम की आयु हमें मिल गए। अब क्या करना है, 6 वर्ष पूर्व जाना है। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। 6 साल पहले जाओगे। ठीक है, देखो राम की वर्तमान आयु हमने अभी 100 माना और श्याम की आयु को हमने क्या माना है, 45 माइनस 100 माना है। तो ये हो गया राम की वर्तमान आयु, ये हो गई श्याम की वर्तमान आयु। अब 6 साल पहले जाएंगे तो 6 इसमें माइनस कर देंगे और 6 इसमें माइनस कर देंगे। तो जब 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। तो पिछले बार हमने इसको कैसे लिखा था, 5/6। आ गया समझ थोड़ा।
हाँ, अब देखो यहाँ पर 45 है और यहाँ पर माइनस का क्या है 6, तो यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है, तो संख्या को हम सॉल्व कर लेंगे। 45 में 6 माइनस करूँ 39, कितना आया 39, कितना आया 39, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 39, ये माइनस 1 सही रहेगा ना, याद रखना। 6 वर्ष पूर्व इसका आयु हो गया 39। यहाँ तक आगे समझ में? अब इसके पहले ये जो क्वेश्चन समझाया था ना, ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब सेम उसी प्रकार से अभी भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये 6 का मल्टीप्लाई 1 से और माइनस 6 से हो जाएगा, और ये 5 का मल्टीप्लाई 39 और माइनस x से हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का पारा x टाइम 6x माइनस 6 का पारा 6 बार 36। आगे समझ में? अब यहाँ पर बराबर का बराबर। अब ये 5 का मल्टीप्लाई 39 से, तो 5 का टेबल 9 टाइम पढ़ो 45, कैरी 4, 5 का टेबल 3 टाइम 15 और 4 19, यहाँ पर माइनस है, और 5 का टेबल x टाइम 5x। ओके, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ से हम 6x का 6x यहीं पर रखते हैं, तो इस पार जो x वाली नंबर है उसको इस पार लाएंगे, तो यहाँ माइनस का 5x है, इस पर आएगा तो क्या लिखाएगा प्लस 5x लिखाएगा। ठीक है, तो एक संख्या राइट हैंड वाली नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में हमने रखा। ठीक, अब एक नंबर जो राइट हैंड साइड में है ना, वो वहीं पर रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो माइनस का 30 पर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 36। ठीक, अब 6x और 5x कितना हो गया 11x, और इसे ऐड करोगे 6 और 5 कितना हुआ 11, कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 9 13, कैरी 1, 1 और 1 2, तो 231। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो 231 में 11 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू कितना आया 21, x की वैल्यू निकल गया। अब x की जगह क्या लिखोगे 21, अर्थात x हमने किसको माना था बताओ, गलत, राम। तो राम की आयु पूछा गया था, तो राम की आयु कितना हुआ 21 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी में है। तो बताओ श्याम की आयु कितना होगा, क्या करना पड़ेगा श्याम की आयु पता करने के लिए, 45। हाँ 45, दोनों की आयु का योगफल कितना था 45 है ना, तो 45 में राम की आयु को घटा दो। हाँ ठीक है, अब दिमाग चल रहा है। ये है श्याम की आयु और ये है राम की आयु। ठीक, चलो अब समझ गए, तो आप लोग के लिए एक मज़ेदार क्वेश्चन तैयार है, चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो संख्याएं कौन सी होंगी बताना है। ये पहला ऑप्शन है जिसमें दोनों संख्याओं को ऑप्शन के रूप में पूछा गया है, वो दो संख्याएं कौन सी है बताना है। ठीक है, तो पहले भी बताया गया था, जब कोई संख्या का अनुपात दे रखा है तो उस संख्या को हम मानेंगे 2x और दूसरी संख्या को हम मानेंगे 3x। ठीक, अब प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाता है, तो 2x में भी 9 प्लस करो और 3x में भी 9 प्लस करो, तो 9 प्लस करने पर अनुपात चेंज हो जाता है, चेंज होकर कितना हो जाता है, हाँ 3/4, 3/4 हो जाता है। ठीक, तो अभी 4 का मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 36। ओके, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो 9x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 9 से तो 27। ओके, अब फिर से सॉल्व करोगे। देखो
पहले मैं यहाँ पर 8x यहीं रखूँगा, तो इस पार के नंबर को इस पार ले आऊँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 9x, ठीक। अब 27 इसी पार रखेंगे, तो इस पार जो प्लस वाली नंबर है इस पार लाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक। तो 8x में 9x माइनस करोगे क्या बचेगा? माइनस x बचेगा। ये माइनस वाली नंबर बड़ा है ना, तो उसके चिन्ह को लिखना पड़ेगा, माइनस x हो जाएगा। और 36 में 27 माइनस करो, कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9। तो माइनस 9 बचेगा, क्योंकि माइनस की नंबर बड़ी है, इसलिए माइनस 9, ठीक है। तो इक्वल का चिन्ह होने पर इस पार भी माइनस उस पार भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आया? 9। x की वैल्यू क्या आया? 9, ठीक। अब हमने वो दो संख्या क्या माने थे? 2x और 3x माने थे। तो x हटा दो, 9 लिखो, x हटा दो 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये 18 है और ये कितना है? 27। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले जानो, अभी से आप लोग को ये नहीं समझ में आया है कि अनुपात मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये 18 और ये है 27, ये क्या है? दो संख्याएं हैं। ये क्या है? दो संख्याएं, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है कि नहीं? ये दो संख्या को न देकर इसको अनुपात के रूप में दे रखा है 2:3। तो ये 2:3 क्या है? ये 2:3 वह संख्या है जो इन दोनों के महत्तम समापवर्तक से इन्हीं दोनों में डिवाइड करने पर प्राप्त हुआ है। ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो 18 को भी डिवाइड करे और 27 को भी। बताओ। 9 है, तो 9 के टेबल में 18 कितने टाइम में आया? ये देखो, इसीलिए 2 लिखा है। और 9 के टेबल में 27 कितने टाइम में आता है? ये देखो, इसीलिए 3 लिखा है। तो आप समझ में आ गया अनुपात क्या होता है? कोई संख्या के महत्तम समापवर्तक से भाग करने पर जो नंबर प्राप्त होता है उसे अनुपात के रूप में लिखा जाता है। आ गया समझ में? तो ऑप्शन से कैसे बनाओगे? देखो, इसी में तो वो दो संख्या क्या है? 18 और 27 है। अब क्या बोला था? इन्हीं में 9 जोड़ दोगे तो उसका अनुपात 3:4 हो जाएगा। यही बोला था ना? एक बार देख लेते हैं। यही बोला था, 3:4 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, 18 में 9 जोड़ो, कितना बनेगा? 27। और 27 में 9 जोड़ो 36। तो अब वो दो संख्या 18 और 27 की जगह 27 और 36 हो गया। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, बताओ कौन सा है? 9। तो 9 के पहाड़े में 27 आया 3 बार में, और 9 के पहाड़ा में आया 4 बार में। तो आगे अनुपात 3:4। लेकिन अभी भी मैंने ऑप्शन से नहीं बताया है, मैंने यहाँ पर समझाया है कि अनुपात क्या होता है। तो ऑप्शन से कैसे बनाओगे? देखो, आसान सी तरीका है। अब हमें ऑप्शन पता है। ऑप्शन कौन सा है? दूसरा वाला है, 18 और 27 है, ठीक है। इधर ध्यान दो, ऑप्शन से बता रहा हूँ। वो दो संख्या है 18 और 27। वो दो संख्या कितना है? 18, उसने क्या बोला था? वो दो संख्या में 9 जोड़ दोगे तो उसका अनुपात 3:4 होना चाहिए। तो 18 में हमने 9 जोड़ा, कितना बन गया? 27। और 27 में हमने 9 जोड़ा 36। और इसका अनुपात निकाल दो, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालो और उसी से फिर इन दोनों में डिवाइड करो। तो महत्तम समापवर्तक क्या है दोनों का? 9। तो 9 से इसमें डिवाइड करो 3, 9 से इसमें डिवाइड करो 4। तो देखो, इन्हीं दो संख्या में 9 को जोड़ देना था और ये दो संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालकर इसी में डिवाइड करने पर अनुपात यदि 3:4 आ गया तो ऑप्शन दूसरा सही है। ऐसे बनाना है। सर आप जो बताए थे वैसे बनाएंगे। वाह, वेरी गुड।